ठीक है। ओके राइट। अब नेक्स्ट आते हैं हम लोग मैनेजमेंट साइंस। समझ में आया? मैनेजमेंट साइंस जहाँ पे आप मैथमेटिकल डेटा, स्टैटिस्टिकल डेटा को यूज करते हैं अपने मैनेजरियल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जिसमें केस स्टडी होता है, गेम थियरीज होते हैं, बहुत चीज होते हैं जो हम लोग आगे देखेंगे। डिसीजन मेकिंग तुम लोग को यहाँ नहीं पढ़ना है, राइट, इसीलिए। अदरवाइज डिसीजन मेकिंग में ये डिटेल में है। डिटेल में मतलब बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि ये ऑपरेशन साइंस है, प्रोडक्शन रिसर्च एक साइंस है, वो अलग सी टॉपिक है। ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन रिसर्च, उसमें आप पढ़ेंगे, पता नहीं किस सेमेस्टर में ये टॉपिक आपको मिलेगा या सब्जेक्ट मिलेगा, जिसमें आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा। पॉड, सीपीएम, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा। शेड्यूलिंग, बजटिंग, सबका पार्ट है ये। नेक्स्ट है प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट डेमिंग द्वारा दिया गया है, और ये भी बहुत ज्यादा एक्सरसाइज किया जाता है। ऑपरेशन रिसर्च में फैसिलिटीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेआउट, रिसोर्सेज को प्रोक्योर करने, उसको यूटिलाइज करने से रिलेटेड है। मैं आपको एक आध एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे यहाँ पर है, थोड़ा और इसको ऊपर कर दें। सी, ये जो प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन रिसर्चेस का मेजर यूटिलाइजेशन कहाँ किया जाता है? कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग का मतलब कितनी क्षमता है, किसी कंटेनर की क्षमता होती है ना, 5 ml, 1000 ml होती है ना, वो उसकी कैपेसिटी होती है। ऐसे ही हम करते हैं ना कि ये ग्लास में कितना वाटर होल्ड कर सकता है, इसकी कैपेसिटी कितनी है। किसी प्लांट में, किसी फैक्ट्री में, किसी यूनिट की कितनी कैपेसिटी है प्रोडक्शन की, राइट। इस तरीके से तो कैपेसिटी प्लानिंग एज पर द इंफ्रास्ट्रक्चर, एज पर द मशीन्स, एज पर द मैन पावर, सब चीजों को ध्यान में रखते हुए आप क्या करते हैं? कैपेसिटी प्लानिंग करते हैं कि यहाँ से 1000 यूनिट पर डे प्रोड्यूस हो सकता है। समझ में आया? उस हिसाब से फर्दर आपका प्लानिंग शेड्यूलिंग होगा। समझ में आया? इन्वेंट्री मैनेजमेंट होगा। फैसिलिटीज, लोकेशन, यानी किस लोकेशन पे, यानी ट्रांसपोर्ट, रॉ मटेरियल का जो सोर्स है वहां से वो कितना दूर पर है, वो लोकेशन। और जहां पे आपका मार्केट है फिनिश गुड्स का, वहां से कितने डिस्टेंस में, क्यों? क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एसोसिएटेड है, राइट। रॉ मटेरियल को प्रोक्योर करने, इन्वेंट्री में रखने, और फिर प्रोडक्शन के अंदर उसको सप्लाई करने। इनबाउंड सप्लाई जो होगा फैक्ट्री के अंदर, जो हम एक जगह से दूसरी जगह सप्लाई करते हैं, ये सब डिसाइड होगा। और फिर फिनिश गुड्स कहाँ जाएगा? मार्केट में जाएगा। तो मार्केट से कितना दूर है, इन सब चीज पे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट तो सीधा बैठ जाता है, राइट। उसके बाद फैसिलिटीज लेआउट। फैसिलिटीज लेआउट मैंने प्रोडक्शन में थोड़ा पढ़ाया था तुम लोग को, प्रोडक्शन मैनेजमेंट में लेआउट पढ़ाया था, याद है? लेआउट का मतलब डिजाइनिंग। डिजाइनिंग यानी कि सपोज करिए, मैंने आपको एग्जांपल में एग्जैक्टली यही दिया हो कि लेज चिप्स का तुम एग्जांपल ले लो, और जो अब तो मैनुअल नहीं होता, मशीन से होता, तो सबसे पहला मशीन क्या होना चाहिए? सबसे पहला मशीन होना चाहिए पोटैटो को वॉश करने वाला, ठीक है ना, अच्छे से 2-3 स्टेप में, जहां से वो अच्छी तरीके से वॉश हो जाए। नेक्स्ट स्टेप पे जो मशीन होगा वो कौन सा होगा? पीलिंग करने वाला, जो छिलके को उतारे, राइट, राइट। उसके बाद थर्ड स्टेप पे कटिंग करने वाला, जो स्लाइस को एक जैसा सिस्टमेटिकली एक थिकनेस में उसको स्लाइस करे। उसके बाद नेक्स्ट फ्राई वाला, देन फ्लेवर डालने वाला, देन पैकेजिंग। अब आपको अलग अलग असेंबलिंग यूनिट्स है, अलग अलग यूनिट्स है, बेल्ट है, जिसमें कहीं पे 500 ml का, 500 क्या कहते हैं ग्राम का, ठीक है, 500 ग्राम, 250 ग्राम, 1000 ग्राम का जो पैकेजिंग बन रहा है, जितना भी उनका है स्टैंडर्ड, ठीक है ना, उस हिसाब से वो पैकेजिंग करते हैं, फिर उसको सील करते हैं, और फिर उसको कैरेट में डाल करके डाल देते हैं इन्वेंट्री में, या फिर आप उसको ट्रक में डाल करके मार्केट में बेच देते हैं, राइट। अब ये एक सीक्वेंस नजर आ रहा है आपको, किस चीज का लेआउट डिजाइन का, मशीन का कैसे डिजाइन करें कि इस प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमारे प्रोडक्ट को 2-4 चक्कर ना लगाना पड़े किसी को। तो ये जो लेआउट डिजाइन हम डिसाइड करते हैं, इसको बोलते हैं फैसिलिटीज लेआउट। मटेरियल रिक्वायरमेंट, कितने सामान की जरूरत है और कैसे हम उस सामान को ऑन टाइम डिलीवर कर सकते हैं। शेड्यूलिंग, कितने घंटे में एक शेड्यूल, एक बैच बन जाएगा और दूसरा हम शुरू कर सकते हैं। परचेजिंग एंड इन्वेंट्री कंट्रोल, यानी कि सामान कहाँ से खरीदेंगे और उसको कैसे स्टॉक में मेंटेन करेंगे, कौन से सामान को स्टॉक में मेंटेन करेंगे और कौन से सामान को नहीं करेंगे। बहुत एक्सपेंसिव आइटम है, स्टोर में 1 महीना तक खरीद के नहीं रखता है, क्योंकि 1 महीना तक आपका पैसा उसमें
फंसा हुआ है, राइट। और कंपनीज में फाइनेंसेस की बहुत जरूरत होती है, उस पैसे का कोई बेटर यूटिलाइजेशन हो सकता था। तो ऐसे चीज जो काफी एक्सपेंसिव है, कम यूज होने वाले, उनको आप ऑलमोस्ट जैसे कल यूज होने वाला है तो आज या कल एक दिन पहले आप उसको प्रोक्योर करेंगे, राइट। समझ में आया। सोर्स ऑफ सप्लाई आप पहले से डेवलप करके रख सकते हैं, लेकिन ऑर्डर और प्रोक्योरमेंट आप टाइम से थोड़ा पहले करेंगे। इसी तरह पेरिशेबल आइटम है, अगर एक हफ्ता पहले ऑर्डर कर दिया तो खराब हो जाएगा, तो उसको भी हम जस्ट इन टाइम, इसीलिए दीज आर द सम जस्ट इन टाइम। ये भी क्या है, ये भी इन्वेंट्री मैनेज करने का सिस्टम है। इसी तरह EOQ, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये सब कहाँ पढ़ोगे, प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन साइंस में, ठीक है। जब आपका चैप्टर आएगा, जब भी आपका वो सब्जेक्ट आएगा तब आप पढ़ेंगे। EOQ इज इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, कितना क्वांटिटी हम ऑर्डर करें कि वो इकोनॉमिक पड़े। ऑब्वियसली बल्क में खरीदेंगे तो सस्ता पड़ेगा, अगर हम रिटेल में लेंगे तो महंगा पड़ेगा। तो अगर आपको बहुत ज्यादा चाहिए तो आप बल्क में लीजिए, लेकिन अगर वो कम रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, और फिर भी आप बल्क में ऑर्डर करना चाहते हो तो वहां तो सस्ता मिल जाएगा, लेकिन घर में रखने का कॉस्ट, उसके जो प्रोलिफरेज मतलब होता है कि जो रखने उठाने में जो नहीं घटते जाता है, आप एक चीज को जगह जगह पे उठाओ रखो तो कुछ ना कुछ उसका, अगर वो हम देखते ना, जैसे धान ही देखो, गेहूं देखो, चावल देखो, 4 जगह उठा के रखोगे तो कुछ कुछ गिरता चला जाता है। अगर आपका बालू है, थोड़ा थोड़ा सा अड़ोस पड़ोस के लोग लेके चले जाते हैं, कोई लावा भूजने के लिए, कोई कुछ काम करने के लिए, तो वो हुआ ना, घटा ना। तो ये चीज होता है जो रखने के कारण अपने आप घटते जाता है, यूज नहीं हो रहा है लेकिन उसमें कमी आते जाता है, राइट। कभी किसी ने उठा के ले गया, कभी कोई बच्चा उसको बना करके क्रिकेट बना करके ईटे का खेल रहा है, होता है ना, पीछे इसमें लग गया तो हम आउट हो गए। तो इस तरह से क्या होता है, ये भी नुकसान होता है। तो आप इन सब नुकसान को कैसे दूर करेंगे, वो ऑर्डर जो आपको दोनों तरीके से सस्ता पड़े, सप्लायर से प्रोक्योर करने में भी और आपके पास मेंटेन और रख रखाव में भी सस्ता पड़े। तो ये सब इन्वेंट्री सिस्टम है, स्टॉकिंग सिस्टम है। इसमें ABC भी है। ABC इज द प्रोडक्ट की कैटेगरी, राइट। और इस प्रोडक्ट कैटेगरी को इंपॉर्टेंस एंड एक्सपेंस के बेसिस पर डिवाइड किया गया है। जो जितना इंपॉर्टेंट और जो जितना एक्सपेंसिव है उसको कम और कब लेना है, उसका क्वालिटी क्या होगा और टाइमिंग क्या होगा, ये दोनों डिसाइड करना होगा। वो ABC तीनों के कैटेगरी के बेसिस पर होता है, राइट। तो ये सारे सिस्टम जो है वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का सिस्टम है, राइट। अब ये सब चीज आप पढ़ते हैं तो ये सब बाद में आया, ठीक है ना, एंड दीस आर द पार्ट ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, ठीक है। लेकिन इसके बाद फिर सिस्टम अप्रोच, कॉन्टिजेंसी अप्रोच आपने देखा था। कॉन्टिजेंसी अप्रोच में सिचुएशन इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो अनप्रेडिक्टेबल है, ठीक है ना, फ्यूचर की सिचुएशन पे डिपेंड करेगा प्लान का सक्सेसफुल होना या फेल होना। लेकिन सिस्टम अप्रोच है वैसा ही, लेकिन ये कहता है कि ये हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक इन्वायरमेंट में एग्जिस्ट करता है। इन्वायरमेंट दो तरह का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट क्या क्या, एक्सटर्नल क्या हो सकता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। अच्छा, किसी चीज को छोड़ दो, एक ऑर्गेनाइजेशन है, अपना ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अब इसके लिए भी दो फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट, एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या हो सकता है, क्या फाइनेंस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होगा, फाइनेंस नहीं होगा एक्सटर्नल। हाँ, तो फाइनेंस के जो रूल है, फाइनेंशियल पॉलिसी, ठीक है ना, गवर्नमेंट के पॉलिसीज, राइट। गवर्नमेंट पॉलिसीज रिलेटेड विद टैक्सेस, फाइनेंसेस, बैंकिंग, लोन सिस्टम, ये सब का इन्फ्लुएंस होगा हमारे कॉलेज के ऊपर, ठीक है ना। इसके एक्सपेंशन के लिए सबको चाहिए होगा लोन पास होगा नहीं होगा, डिपेंड्स अपॉन द फाइनेंशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। समझ में आया, तो असर हुआ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। उसी तरह पैंडेमिक का असर हुआ हमारे कॉलेज के ऊपर या बाकी के इंस्टीट्यूट्स के ऊपर हुआ, जो एक्सटर्नल है। और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जैसे कि पॉलिटिकल पॉलिसी, फाइनेंशियल पॉलिसी, डेमोग्राफी, ये सब क्या हो, इन सब का असर होता है। और आजकल अभी मान लो कि सारे परिवार में डुअल इनकम ग्रुप हो जाए। डुअल इनकम ग्रुप मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों स्पाउस जो है वो नौकरी कर रहे हैं, तो अब क्रेच का डिमांड बढ़ जाएगा, क्योंकि बच्चे के केयर के लिए चाहिए, नैनीज चाहिए या क्रेच चाहिए। समझ में आया। अब ये इसका असर कैसे हुआ, ऑर्गेनाइजेशन, इस कल्चर का असर हुआ ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, वो बिजनेस बढ़ेगा जो क्रेच ऑलरेडी चला रही है, राइट। यही होता है एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन।
कोई भी एग्जांपल लो बिजनेस का, उसका असर एक्सटर्नल ऑर्गेनाइजेशन का असर ऑर्गेनाइजेशन पे पड़ता है। और इंटरनल क्या, अब इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है मैनेजरियल स्किल, कितने अच्छे कितने स्किल्ड मैनेजर्स हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन का कैपिटल क्या है, ठीक है ना, ऑर्गेनाइजेशन के पास कैपिटल है अभी इन्वेस्ट करने के लिए इस टेक्नोलॉजी में। मान लो कि भी सिर्फ ऑनलाइन मोड में पढ़ाना हो तो बहुत सारा डिजिटाइजेशन करना पड़ेगा, क्या इतनी कैपिटल है तो आप इन्वेस्ट कर पाएंगे? आपके पास जो फीचर्स है, जो आपके एम्प्लॉय है, क्या वो स्किल है जिसको आप इलाज कर पाएंगे, ये सब क्या हो गया अंदर। अब ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, वो दोनों ही तरह के एनवायरनमेंट में डील करता है, एक्सटर्नल में भी और इंटरनल में भी, और दोनों के बीच बैलेंस बना के रखता है। सिस्टम अप्रोच यही बोलता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन एक सिस्टम में ऑपरेट करता है, और ये सिस्टम में दो पार्ट होते हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब हम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से इनपुट लेते हैं। इनपुट का मतलब ऑल द रिसोर्सेज व्हिच इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यही हुआ ना इनपुट। यहाँ पे क्या क्या इनपुट है, इस क्लास में क्या क्या इनपुट है, बेंच टेबल, वेरी गुड, और प्रोजेक्टर, लाइट, एसी, फैन, यू, यस, सब लोग, इवन मी, राइट, हम लोग सब इनपुट है ना, हम लोग सब यूज हो रहे हैं, राइट, तब जाकर के कुछ हो रहा है, कोई आउटपुट आ रहा है। तो इनपुट मतलब वो सारे रिसोर्सेज जो आप यूटिलाइज करेंगे, जो प्रोसेस में जाएगा, यानी प्रोसेस यानी अब जहाँ पे कन्वर्जन होगा रॉ मटेरियल का फिनिश गुड्स में, राइट, अब ये कन्वर्जन के बाद फाइनली आउटपुट आया। तो ये जो इन्वायरमेंट से गया वो इनपुट हुआ, और वापस कहाँ आया, ये आउटपुट इन्वायरमेंट में ही आया, राइट। और इस इन्वायरमेंट से फीडबैक गया ऑर्गेनाइजेशन के पास कि कैसा रहा, कैसा रिजल्ट रहा उनका। जो आप लोग लिखते हो ना रिव्यू, ये रिव्यू फीडबैक ही है। रिव्यू गया और आपको अपने इनपुट के प्रोपोर्शन में, रेशियो में कुछ चेंजेस करना है, कुछ बढ़ाना घटाना है, या सब ठीक है, सब आपको फीडबैक के थ्रू पता चला। अगेन जो आपका इंटरनल है प्रोसेस, वो डिपेंड करेगा किस तरह का इनपुट आपके पास आया। तो एक साइकिल में आपको दिख रहा है जिसमें इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट जुड़ा हुआ है। सिस्टम अप्रोच यही कहता है कि सिस्टम अप्रोच की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो जो दोनों ही एनवायरनमेंट के बैलेंस और एलिमेंट्स पे डिपेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन का रन करना। ये यहाँ तक समझ में आया? सिस्टम अप्रोच में जब भी आप आंसर देंगे या आपको एमसीक्यूज आए तो आप समझिए वहां पे एक्सटर्नल इंटरनल एनवायरनमेंट की बात होगी, राइट, और कंटिजेंसी में सिचुएशन आएगा, राइट, ये टर्म आएगा, क्लियर, ठीक है। और इसके साथ ही हमारा इवोल्यूशन का जो मेन था सीरीज वो खत्म होता है, लेकिन इसमें हमने अभी कवर किया है सिर्फ दो ही चीज, क्या क्या, न्यू क्लासिकल, सॉरी, प्री साइंटिफिक, क्लासिकल एंड न्यू क्लासिकल। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड न्यू क्लासिकल का सर्टेन पार्ट्स। वो न्यू क्लासिकल में लिखने की जरूरत एक्चुअली है नहीं, न्यू क्लासिकल में आप सिर्फ एल्टन मायो तक ही लिखिए। इसके सपोर्ट में मास्लोज, हर्ट्जबर्ग और बाकी के जो थियरिस्ट हैं जिन्होंने मोटिवेशन थियरी दी है वो हमको बाद में पढ़ना है, तो हम लोग उसको बाद में देख लेंगे, ठीक है। इसके बाद ही एक्चुअली वही देख लेते हैं। ठीक है, अब ये बिहेवियर साइंस जो मैंने अभी बताया था कि बिहेवियर साइंस क्या है, स्टडी ऑफ ह्यूमन अप्रोच, ह्यूमन एटीट्यूड, वैल्यूज, बैकग्राउंड, लर्निंग, जो भी है पर्सनालिटी, सब पढ़ते हैं। ओबी नेक्स्ट ईयर आपका चैप्टर होगा ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको डिटेल में बताया जाएगा। वहां पे भी ये सब कुछ आएंगे मोटिवेशन के लिए, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ कि क्या है ये सब। मास्लोज थ्योरी जो कि आपके सिलेबस में है तो आपको आ सकता है, और ये हर सेमेस्टर में भी आ सकता है, ये इतना फेवरेट एग्जामिनर का ये टॉपिक है, और आपने पढ़ के भी आए होंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं उनको पता है कि मास्लोज थ्योरी क्या है। मास्लोज नीड हायरार्की कैसे समझेंगे, इसको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाने की मेरे ख्याल से शायद जरूरत ना हो, अदनान से पढ़ाए थे, ठीक है, बहुत अच्छे से पढ़ा दिए थे, तो ठीक है। अब मैंने कहा ना ये ऐसे है कि आपको मार्केटिंग में भी आएगा, आपको अभी पीओएम में भी है, ओबी में भी है, और फर्दर एचआरए में भी थोड़ा बहुत रहेगा। उसके बाद ये सब नहीं रहेगा, उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा। तो मास्लोज थ्योरी नीड बेस्ड हायरार्की थ्योरी है, राइट। सबसे बॉटम में सबसे बेसिक नीड्स, उसके बाद बेसिक नीड्स फुलफिल होगा तो सेफ्टी नीड्स, सेफ्टी नीड्स के बाद
उसके बाद बिलोंगिंगनेस, ग्रुपिंग नीड ऑफ ग्रुप, ठीक है ना, सोशलाइज करेंगे आप, सोसाइटी की जरूरत होगी आपको, ठीक है, जहाँ पे आप उठ बैठ सके, जैसे यहाँ पे भी आप सोशलाइज है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट स्टीम नीड्स एंड देन सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, दीज आर नीड बेस्ड हायरार्की। इसको क्या एक्सप्लेन करूं या फिर ऑलरेडी तुम्हें मालूम है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तुम साइकोलॉजिकल नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड, साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल में अंतर है। फिजियोलॉजिकल बेसिक नीड्स में आते हैं, जिसको रोटी कपड़ा मकान तुमने कहा। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है। हाँ, तो ये बेसिक नीड्स है आपके, राइट। इसके बाद आया साइकोलॉजिकल नीड्स, मानसिक, जो जो शुरू होता है कौन से नीड्स से? सोशल नीड्स, बिलोंगिंग नीड्स, नीड ऑफ सेल्फ एफिलिएशन, राइट। ये सब नाम है इसके, नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, सोशल नीड्स या फिर नीड ऑफ एफिलिएशन, राइट। यहाँ से साइकोलॉजिकल नीड्स शुरू होता है, इससे दोनों जो पहले हैं वो दोनों बेसिक नीड्स के एग्जांपल है, प्राइमरी नीड्स है, ठीक है। और इसके ऊपर जो है वो सेकेंडरी ऑर्डर नीड्स है, हायर ऑर्डर नीड्स है, और इसके ऊपर सबसे ऊपर में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जहाँ पे पोटेंशियल को एक्सप्लोर करते हैं, मैक्सिमम जो आपके अंदर है सबको आप एक्सप्लोर करते हैं। हार्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, ये भी पढ़ाई हुआ है क्या? हार्जबर्ग मोटिवेशन, ठीक है। तो हार्जबर्ग मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी में इसको हम बोलते हैं हार्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी, ठीक है ना। हार्जबर्ग टू फैक्टर थ्योरी का मतलब, सोनो व्हाट हैपेंड, क्या हो गया, किस चीज? साइकोलॉजिकल नीड्स, जो आपकी मानसिक आवश्यकता है, जैसे आपके लिए भोजन आपके शरीर की जरूरत है, पानी आपके शरीर की जरूरत है। अगर आपको प्यास लगेगी तो आपको बॉडी डायरेक्ट करेगा कि पानी पीना चाहिए, ठीक है ना, आपको और कोई ऑर्डर नहीं देगा। लेकिन हाँ, तो ये सब सारे तो क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजिकल, राइट। बेसिक नीड्स, फिजियोलॉजिकल नीड्स, समझ में आया? और साइकोलॉजिकल नीड्स स्टार्ट विद थर्ड लेवल नीड्स, यानी कि ये सेकेंडरी नीड्स में आता है। जैसे आपके बॉडी के लिए जरूरत है पोषण, वैसे आपके माइंड के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए ना। ये न्यूट्रिशन आपके दोस्त है, आपका परिवार है, आपका ग्रुप है। अगर यहाँ पे कोई ऐसा एक इंसान हो जिससे पूरा का पूरा क्लास बात नहीं करे, ठीक है ना, नोट शेयर करे, ना उससे बातचीत करे, ना उसको कुछ पता है कि क्या प्रोग्राम है, ना उसको अपनी टीम में रखे, तो वो कैसा होगा, पागल हो जाएगा। बिल्कुल, अगर ऐसा बहुत लंबा चला तो वो पागल नहीं होगा, एटलीस्ट वो कम से कम क्लास आना, कॉलेज करना तो छोड़ेगा, राइट। दैट मींस व्हाट, उसकी जो मेंटल नीड्स है, जो उसकी मानसिक जरूरत है, वो पूरी नहीं हो रहा। और ये जैसे आपके बॉडी के लिए बेसिक था खाना, वैसे आपके दिमाग के लिए बेसिक है, ठीक है ना, जहाँ पे आप अपने शेयर कर सकते हैं। हाँ बोलो, कुछ बोलना चाह रहे हो? इसीलिए पुराने जमाने में ये एक व्यवस्था थी कि जो जो समाज के नियम के अगेंस्ट जाता था उसको बैनिश कर दिया जाता था। बैनिश मतलब उससे कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं, ना आना ना जाना है, तो ये सजा था, राइट। ये पनिशमेंट है, क्योंकि आपके सोशल नीड से आपको कट ऑफ किया गया। समझ में आया? ठीक, तो वो अब क्लियर हो गया। नाउ हर्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी पे आए, या उसमें और कुछ जानना है? ठीक है, हार्जबर्ग मोटिवेशन थ्योरी को टू फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। जब भी टू फैक्टर थ्योरी बोलते हैं, पीपल विल रिप्लाई एक्स एंड वाई थ्योरी। एक्स एंड वाई थ्योरी नहीं है ये, टू फैक्टर थ्योरी में यहाँ पे दो अलग अलग फैक्टर्स जो, अच्छा ठीक है, मोटिवेशन, मास्लोस का जो मोटिवेशन थ्योरी था वो क्या था, वो एक सोशल सेटअप में एम्प्लॉय कैसे, सॉरी, सोशल सेटअप में एक ह्यूमन बीइंग कैसे मोटिवेटेड होता है अपने नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो जितने अनफुलफिल्ड नीड्स हैं उसको सेटिस्फाई करने के लिए जो भी मोटिव्स होते हैं वो सब बताए गए हैं मास्लो मोटिवेशन थ्योरी में। लेकिन वो पर्याप्त नहीं था ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में मोटिवेशन कैसे आता है और लोग कैसे मोटिवेटेड होते हैं, इसके लिए हर्जबर्ग ने मोटिवेशन थ्योरी दिया, जिसको टू फैक्टर थ्योरी बोलते हैं। और पहले क्या है इसमें, हाइजीन,
हाइजीन फैक्टर को क्या क्या बोलते हैं? हाइजीन फैक्टर को हाइजीन फैक्टर बोलेंगे, मेंटेनेंस, नाम याद रखो, हाइजीन को ही मेंटेनेंस भी बोलते हैं और इसी को डिससैटिस्फायर भी बोलते हैं। यानी कि कुछ एक चीजें ऐसे हैं ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में जो होना बहुत जरूरी है, मतलब जिसके बिना काम नहीं हो सकता। जो नहीं हुआ तो एम्प्लॉय डीमोटिवेट हो जाएगा, काम नहीं कर पाएगा। जैसे कि सैलरी एट द एंड ऑफ द मंथ, अगर वो नहीं होगा तो 1 महीना 2 महीना फिर वो काम नहीं कर पाएगा, फिर वो कहीं और चला जाएगा, राइट? तो एकदम जरूरी है ना ये चीज, राइट? इसके बिना काम नहीं हो सकता है। और क्या जरूरी है आपका? तो जॉब सिक्योरिटी, ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज। ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज कैसे आती है जॉब सिक्योरिटी को भी? पॉलिसीज डिस्क्रिमिनेटरी है। डिस्क्रिमिनेटरी मतलब पॉलिसीज तभी होता है ना जब वो एक जैसा हो, यूनिफॉर्म हो, सबके लिए एक रूल, राइट? अभी तक जो बच्चे आ रहे हैं उनको इन करूं, राइट? और उससे पहले एक बच्चा उसको उनको मत आओ, राइट? तो डिस्क्रिमिनेशन हो जाएगा। एक टाइम स्पेसिफिक है भाई, ठीक है 10 मिनट 15 मिनट तक लेट आ रहे हो, मैं इन कर दूंगी, उसके बाद नहीं करूंगी तो किसी को नहीं करूंगी। तो कोई मेरा यहाँ पे इतना वो नहीं है कि मैं उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन करूँ और किसी एक को बोलूँ तो बात करूँ, राइट? ये क्यों होना चाहिए यूनिफॉर्म पॉलिसी? ताकि आपको लगे ठीक है भाई मेरे साथ मुझे होगा तो उसके साथ होगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, अदरवाइज डिससैटिस्फैक्शन आ जाएगा, ठीक है ना? किसी एक के साथ अलग फेवरेबल ट्रीटमेंट होगा तो दूसरे को डिससैटिस्फैक्शन आ जाएगा। इसीलिए यूनिफॉर्म पॉलिसीज भी होना मैंडेटरी है, इसके बिना भी डिमोटिवेशन हो जाएगा। नेक्स्ट है जॉब सिक्योरिटी। जॉब सिक्योरिटी मतलब आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन आपको हमेशा डर लग रहा है कि आपके सर पे तलवार लटक रहा हो, ठीक है ना, कभी भी आपको निकाला जा सकता है। फिर आप क्या वहां मन लगा के काम करेंगे? नहीं मन लगा काम करेंगे। आप क्या, आप इवन आप देख लेंगे कि ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा कल्चर है कि लोग आते हैं 6 महीने में चले जाते हैं, और अगर आपने अपने सामने 3-4 लोगों को जाते देख लिया तो आप भी समझ जाओगे कि एनी डे इट विल बी माय टर्न टू स्टार्ट सर्चिंग अनदर जॉब, और आपको यहाँ से ज्यादा दूसरी जगह पे इंटरव्यू देने का, दूसरी जगह का सर्च करने पर ज्यादा ध्यान चला जाएगा, राइट? तो ये भी डिससैटिस्फैक्शन होगा, मोरल लो होगा। वर्किंग कंडीशन, वर्किंग कंडीशन बहुत कंफ्यूजिंग है। जो सामान चाहिए काम करने के लिए कभी अवेलेबल नहीं होता है, कभी मार्कर नहीं है, कभी ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है, कभी लाइट नहीं है, कभी कुछ नहीं है। अच्छा ये क्लास तो छोटा है, काम चल जाता, अगर इसके 4 टाइम्स बड़े क्लासेस में मुझे डाल दिया जाए और एवरीडे विदाउट माइक, एक दिन कोशिश कर लूंगी, 2 दिन कोशिश कर लूंगी, लेकिन बिना माइक के सब तक रीच कर पाना मुश्किल हो जाएगा, डिससैटिस्फैक्शन। वर्किंग कंडीशन मतलब आप लोगों ने इसमें दिया है प्रेजेंटेशन, राइट? तो जो चीजें हैं वर्किंग कंडीशन का मतलब जो चीजें जरूरी है उस काम को करने के लिए, वो चीजें अगर अवेलेबल ना हो तो भी क्या होता है, स्लो डाउन हो जाता है, प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, आप काम नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना? अननेसेसरी का आप काम नहीं कर पाएंगे, जबकि आप में पूरी क्षमता है उस काम को करने की, लेकिन चूंकि आपको वो सामान रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं कराएगा, आपकी प्रोडक्टिविटी हो गई कम। समझ में आया? इसी तरह लीडरशिप क्वालिटी, जो आपके इमीडिएट बॉस है उनकी जो क्वालिटी है, वो जिस तरीके से डील करते हैं अपने सबऑर्डिनेट से, दैट इज नॉट द राइट वे, ठीक है ना? या फिर वो बहुत फ्रेंडली है तो अच्छा काम होगा, ठीक है ना? जब भी चाहो व्यक्तिगत आप उससे पूछ सकते हो, सलाह ले सकते हो, अपने आइडियाज दे सकते हो, तो ठीक है, लेकिन वो कुछ नहीं सुनते हैं, बोलते जैसे मैंने बोला बस वैसे ही करो, अपना दिमाग मत लगाओ, अब आप वेट करते रहो, जब वो आएंगे तब मैं पूछूंगा, तब मैं काम करूंगा। अगेन प्रोडक्टिविटी पे इसका नेगेटिव असर पड़ता है। तो लीडरशिप की क्वालिटी कैसा है, लीडरशिप क्या है, किस चीज में वो बिलीव करती है, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये सारे पॉइंट क्या है, सुपरविजन एंड सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप, कैसे रिलेशनशिप है सीनियर और जूनियर के बीच में, ये दीज आर द थिंग्स जो मैंडेटरी है। ये अगर रहेंगे तो डिससैटिस्फैक्शन नहीं होगा। समझ में आया? कम से कम आप मेंटेन रहेंगे, काम कर पाएंगे, राइट? लेकिन अगर ये नहीं रहेगा तो क्या होगा, काम ही नहीं कर पाएंगे, एकदम डिससैटिस्फैक्शन हो जाएगा, फ्रस्ट्रेशन हो जाएगा, प्रोडक्टिविटी जीरो हो जाएगी, लोग काम छोड़ कर इधर उधर जाने लगेंगे, ठीक है? तो दीज आर मैंडेटरी। लेकिन इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज समझ लो, दीज आर, इनको डिससैटिस्फायर क्यों बोलते हैं? मेंटेनेंस हाइजीन तो बोला क्योंकि ये आपके लिए मैंडेटरी है, ये होना ही चाहिए। डिससैटिस्फायर इसलिए बोला क्योंकि ये आपको डिससैटिस्फाई नहीं होने देती है। लेकिन मैंने क्या अभी तक ये बोला है कि ये आपको सेटिस्फाई करती है? अभी तक ये लाइन मैंने नहीं बोला। दैट मीन्स
ये आपको नीचे नहीं जाने देती है सर्टेन लेवल से, लेकिन ये आपको ऊपर भी नहीं जाने देती है, ठीक है ना। ये आपको बस मेंटेन करके रखती है। इतना जरूरी है कि अगर ये नहीं हुआ तो मेंटेन नहीं, समझ में आया। तो मेंटेनेंस के लिए these things are required। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपके एम्प्लॉय एकदम हाई स्पिरिट बने, क्या कहते हैं उसको, हाउ द जोश हाई सर, राइट। तो अगर आपको हाई जोश चाहिए तो इनमें से काम चलेगा। इसमें ऐड करना पड़ेगा दूसरा फैक्टर जिसको हमने बोला मोटिवेटर, राइट। ये बिना मोटिवेटर के चल रहा है, यानी कि गाड़ी चल रही है उस ऑर्गेनाइजेशन की समहाउ। लेकिन अगर गाड़ी आपको एकदम से शताब्दी और राजधानी की तरह, तेजस की तरह आपको एकदम दूर भगाना है, तेज भगाना है, देन यू हैव टू ऐड सर्टेन एलिमेंट्स, राइट। अब क्लियर हुआ? यस। किसी का कुछ क्वेश्चन है? मैम सुन के रुकी इसीलिए कि शायद कोई सवाल हो। ओके, ऊपर तक का जो था दैट वाज मैंडेटरी, चाहिए ही चाहिए, ठीक है। अब जो पॉइंट्स है ये क्या है, ये होंगे तो फिर बहुत अधिक इफिशियंसी से आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम होगा, क्योंकि अब आप क्या कर रहे हैं, तो यू हैव एडेड सर्टेन मोर विटामिन्स टू योर ऑर्गेनाइजेशनल न्यूट्रिशनल प्लेट्स, राइट। ये एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन है, ठीक है ना, एक्स्ट्रा विटामिन्स है जो आपको नॉरिश कर रहा है ज्यादा काम करने के लिए। इसके बिना काम चल रहा है, लेकिन इसके साथ काम दौड़ रहा है, राइट। क्या है ये? रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब तुम समझाने के लिए मैं ये सब बोल रही हूँ, ठीक है ना। आपका लिखने का तरीका बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे लिखा हुआ है, या जैसे आप चाहते हैं उसको प्रोड्यूस करना, ठीक है। एक बच्चे को मैंने कौन सा टॉपिक पढ़ाया था, अंडर स्टडी, ट्रेनिंग में अंडर स्टडी बताया था। अंडर स्टडी का मतलब किसी को याद है अभी? मेरे ख्याल से नहीं याद होगा, किसी को नहीं याद है। अंडर स्टडी, सोचो, अंडर स्टडी किसी के अंदर में प्रैक्टिस करना, जैसे कि लीगल ऑफिसर्स करते हैं, जो वकील होते हैं वो पहले अंडर स्टडी करते हैं, किसी अपने बॉस के अंदर प्रैक्टिस करते हैं, जो सीए करते हैं, पीएचडी करने वाले जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं वो अपने सुपरवाइजर्स के अंदर अपना रिसर्च कर रहे होते हैं। समझ में आया? तो मैंने उसको अंडर स्टडी बताया था, और अंडर स्टडी के समय में शायद एग्जाम्पल दिया होगा, क्योंकि ट्रेनिंग मैंने यहाँ भी पढ़ाया हुआ है। जो याद नहीं है वो दूसरी बात है, लेकिन पढ़ाया हुआ है। तो अंडर स्टडी इज द पार्ट ऑफ ऑन द जॉब ट्रेनिंग, राइट। ऑन द जॉब ट्रेनिंग मतलब काम करते करते आप क्या कर सकते हैं। वहां पे मैंने एग्जांपल दिया था उसको, ऋतिक रोशन का, राइट। उसको अंडर स्टडी का कुछ भी याद नहीं था, बस उसको ऋतिक रोशन का एग्जांपल याद था। मैंने एग्जांपल दिया था कि जैसे ऋतिक रोशन ने एक्टिंग करने से पहले अपने फादर को असिस्ट किया है डायरेक्शन में, सो दैट उसको डायरेक्शन आ सके, राइट। तो कौन डायरेक्टर के अंदर में जब आप डायरेक्शन सीख रहे हो तो अंडरस्टैंडिंग होना, आप किसी मैच्योर आदमी के अंदर डायरेक्टर का काम कर रहे हो, असिस्टेंट डायरेक्टर का काम कर रहे हो, यानी आप सीख रहे हैं डायरेक्शन के काम में क्या क्या लगता है, कैसे होता है। अंडरस्टैंडिंग अपने फादर के अंदर में अंडरस्टैंडिंग की डायरेक्शन असिस्टेंट डायरेक्टर का काम किया था। तो वो लिखना नहीं है एग्जाम में, समझ में आया? वो याद रखना है, क्योंकि उसके बेसिस पे आप वो आंसर कर सके, अंडर स्टडी का मतलब लिख सके, राइट। इसीलिए एग्जाम्पल्स आर देयर टू सपोर्ट योर, टू क्लियर योर अंडरस्टैंडिंग। ऐसा नहीं कि आप वो जाकर के लिख दो, अभी मैंने बताया काम चलेगा नहीं दौड़ेगा, डोंट राइट दिस वर्क विल स्टार्ट रनिंग ऑन द हाईवे। ये ऐसा नहीं है मतलब कहने का, जस्ट द वे कि आप समझ जाइए इस बात को, कि जब हम ये ऐड कर देते हैं तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम बहुत बेहतर हो जाता है, राइट। मोटिवेटेड हो जाते हैं, क्योंकि वहां पे डीमोटिवेट नहीं होते हैं, सिर्फ इतना ही हम करते हैं, लेकिन मोटिवेटेड नहीं करते। ये मोटिवेशन के लिए जरूरी है। क्या क्या है ये? रिस्पॉन्सिबिलिटी। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब आप जो काम कर रहे हैं उसमें थोड़ा और अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम असाइन करना। तो आपको सेंस, आपके घर में भी होता होगा, पता नहीं तुम लोग को अपने बचपन की बात याद हो कि नहीं याद हो, पर मैं अभी देखती हूँ, जैसे मैं अगर आईडी कोई तो ऐसा काम बोल दूं जो नॉर्मली उसके बस की बात नहीं है, नॉर्मली वो नहीं करता, लेकिन बोलो आईडी लेमन टी बनाओगे तो वो खुश हो जाता है, हाँ मम्मी बस तुम नींबू हमको काट दो और गैस ऑन कर दो, मीन्स की ये दो काम तुम कर दो, आई डू दिस। उसको लगता है ये काम मुझे मिल कैसे गया, मेरा सौभाग्य हो गया। ठीक है, जब वो 8-10 साल का, सॉरी, जब वो 12-15 साल का हो जाएगा और ये काम उसके लेवल का हो जाएगा, बोलेगा नहीं हाँ मेरे पास साइड नहीं है, पर अभी वो खुश हो जाता है इस काम को करके,
आपने कि मुझे दिया गया हैप्पीनेस, ठीक है ना, आपकी रिस्पॉन्स आपको मैंने दे दिया हैप्पीनेस, ठीक है, बोला पूरा घर करना स्माइल तो हो गए, राइट, मुझ पे इतना जिम्मेदारी सौंप दिया गया। ये होता है ना फर्स्ट, बाद में लगता है ये चाबी बोझ है, नहीं हमसे नहीं होगा, लेकिन फॉर द फर्स्ट टाइम शुरू के कुछ दिनों तक अच्छा लगता है, राइट। यही चीज है रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब आप तुम जो भी काम कर रहे हो, राइट, जो तुम्हारा रूटीन है वो तुम कर रहे हो, लेकिन हमने क्या किया, तुमको थोड़ा हायर ऑर्डर का काम दिया ताकि तुम्हें अच्छा लगे, हमको इस लायक समझा गया, मैं ट्रस्टवर्दी हूँ, मुझे मैनेजमेंट ने क्या समझा कि मैं ज्यादा हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लायक हूँ। इसका मतलब अगर मैं ये काम अच्छे से करता हूँ तो प्रमोशन ग्रोथ होगा, राइट। इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सेटिस्फैक्शन देता है, जॉब से सेटिस्फैक्शन देता है, वर्क प्लेस से सेटिस्फैक्शन देता है। समझ में आ रही है? जॉब सेटिस्फैक्शन तब मिलेगा जिस काम के लिए तुमको मैंने हायर किया है, वो काम जब हम आपको देंगे तो जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। लेकिन काम आपका मैनेजरियल लेवल के लिए हायरिंग हुआ, लेकिन काम हम आपको क्लरिकल लेवल का दे रहे हैं, ठीक है ना। एक महीने तक तो कुछ काम ही नहीं किया, राइट, लगेगा पता नहीं इसमें फ्यूचर है भी कि नहीं, मतलब सीखूंगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन एक लर्निंग प्लेस भी है जहाँ बहुत कुछ सीखते हैं। कॉलेज से एक लिमिटेड थियोरेटिकल अप्रोच लेकर के आप जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, वहाँ प्रैक्टिकली उसको एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर लर्निंग का मौका ना मिले तो बोलो यहाँ कोई लर्निंग नहीं, मतलब जैसे मैं आया हूँ वैसे ही मैं चला जाऊंगा, है ना। तो फिर आप सीख करेंगे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आपको सीखने सिखाने का मौका मिले। तो जॉब सेटिस्फैक्शन तब मिलता है जब आपको अपने स्किल को एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिले, ठीक है। रिकॉग्निशन, आपने अच्छा काम किया पर कोई बात नहीं, ठीक है ना, अच्छा काम किया होगा, लेकिन जब अवार्ड दिया जाएगा तो किसी और को दे दिया जाएगा। अभी मूवी आई है RRR, देखिए आपने, कितना मेहनत किया था उस आदमी को भीड़ से पकड़ के लाने में, लेकिन कोई अवार्ड नहीं मिला, कितना डिमोटिवेटिंग था, नो रिकॉग्निशन, राइट। तो क्या हो गया, डिमोटिवेशन हो गया, और बहुत लंबा जाना है उसको, यही रिकॉग्निशन, यही रिवॉर्ड लाने के लिए और किसी को पकड़ के देना, तब जाके मिलेगा। क्लियर हुआ? तो रिकॉग्निशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब मेहनत करते हैं तो रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए, ठीक है ना, एप्रिसिएशन होना चाहिए, लोगों के सामने आपको एप्रिसिएट किया जाए, अगर वो नहीं होगा तो डिमोटिवेशन। तो ये मोटिवेट करता है, इसीलिए रिकॉग्निशन, अचीवमेंट, नेक्स्ट लेवल अचीवमेंट, ठीक है, ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं, कैरियर ग्रोथ हो रहा है, क्या क्या आपके लाइफ में, लोग कहते हैं ना व्हाट आर योर अचीवमेंट्स, राइट, तो आप कैसे बताएंगे, ठीक है, किसी ने अगर नेशनल खेला हो, किसी ने अगर स्टेट लेवल खेला हो, किसी भी चीज में, तो आप ये अचीवमेंट बता सकते हैं ना, अपार्ट फ्रॉम माय क्वालिफिकेशंस आई एम अ नेशनल प्लेयर ऑफ सो एंड सो थिंग, आई एम स्टेट लेवल प्लेयर ऑफ सो एंड सो थिंग, ठीक है ना, ये आपका अचीवमेंट हुआ। समझ में आया? तो आपने कोई स्टेट लेवल पे अवार्ड जीता हो, डिबेट में, ग्रुप डिस्कशन में, किसी भी चीज में, वो आपका अवार्ड हुआ, अचीवमेंट हुआ। तो ऐसे अचीवमेंट जब हम ऑर्गेनाइजेशन में देते हैं, आपको मौका देते हैं और आप अचीव करते जाते हैं। ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, प्रमोशन का रास्ता है, यहाँ पे प्रमोशन के लिए डिफरेंट लेवल से। लास्ट बेंच, व्हाट हैपेंड, जैसे लास्ट बेंच बोलो, लास्ट बेंच के लोग देखने लगते हैं मैंने तो कुछ किया नहीं, मैं मेरा काम कैसे, लेकिन उसको पता है उसने बात किया थी। एडवांसमेंट, एडवांसमेंट मतलब ग्रोथ, ऊपर की तरफ क्या क्या आपके ग्रोथ का ऑप्शन है, यानी कि तुम समझ लो अचीवमेंट, ग्रोथ एंड एडवांसमेंट एक साथ आप डिस्कस कर सकते हैं इसके बारे में, ठीक है ना। ये सभी करियर अपॉर्चुनिटीज, करियर ग्रोथ की बात करते हैं। अगर ये सब ऑर्गेनाइजेशन में है तो क्या है, मोटिवेशन है। मैं देखूंगी कि मुझसे पहले 10 साल पहले जो इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया वो आज किस स्टेटस पे है, क्या उनकी सैलरी है, क्या उनका ओहदा है, क्या उनको रिस्पेक्ट मिलता है। अगर मुझे लगेगा कि यस आफ्टर 10 इयर्स मुझे भी यही चाहिए, ठीक है, तो मैं रुकूंगी। मुझे लगेगा 10 साल से लोग दे रहे हैं अपना टाइम, लेकिन उनको रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा है, कोई उनको, उनके साथ कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं, उनको कोई स्पेशल बेनिफिट नहीं, क्या मुझे भी यही चाहिए? हाँ तो रहो, नहीं रहो तो निकल लो, ठीक है। इसका मतलब दीज आर द थिंग्स जो आपको मोटिवेट करता है। आप डिससेटिस्फाई तो पहले ही नहीं है, लेकिन आप सेटिस्फाइड भी नहीं थे, ये सब ऐड होने से आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, राइट। तो ये दोनों फैक्टर है, 2 फैक्टर थ्योरी ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप में, जो एम्प्लॉयज को कीप गोइंग रखता है और ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉयज के मोटिवेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। टाइम हो गया है क्या? चलो ठीक है, मैग्रीगर्स हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, अटेंडेंस में ले लेती हूँ।
इतना जितना पढ़ाए उतना अगर नेक्स्ट क्लास में पूछे तो ऐसे ही तुम लोग चुप रहोगे या जवाब दे दोगे? पक्का? What happened? क्लास अटेंडेंस नहीं लिया मैंने भी। तुम लोग अच्छा, मैंने लास्ट क्लास में तुम लोग को एक प्रॉब्लम दिया था, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच इज द इम्पोर्टेंट थिंग व्हिच लीड्स यू टुवर्ड्स द सक्सेस। क्या पता किया तुम लोगों ने इसके बारे में? इसी क्लास में मैंने बताया था। यस, एब्सेंट थे जो लोग, प्रेजेंट तो उस दिन भी बहुत सारे लोग थे। वो नए लोग तो नहीं होंगे ना, इसी में से कोई ना कोई होंगे। तुम थी, कुछ पता किया? क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको सक्सेस और फेल्योर के बीच का एक फाइन लाइन है? मैंने उसी दिन ये सब जवाब दे दिया था कि ये सब तुम्हें मिलेगा, जो गलत भी नहीं। मैंने बोला था ना, तुम लोग बोलोगे कॉन्फिडेंस, तुम लोग बोलोगे धैर्य, पेशेंस, इंपॉर्टेंस। आप मुझे और बताइए, सोच कर बताइए। हाँ, क्या मैंने सब बोला था कि तुम लोग क्या क्या कहोगे? नहीं, नहीं पता किया था तुम लोगों ने। Today's ओके, ठीक है। ये क्लास बहुत दिन के बाद ले रहे हैं क्या? ले रही हूँ क्या मैं? ओके, यस, ठीक। तो मैंने बना दिया है। देखो, मैंने जो बोला था ना कि जो चीज आपको सक्सेस, क्लास प्लीज बी अटेंटिव, वो चीज है जो आपके लिए सबसे बड़ा बैरियर है। जो आप लोग बोल रहे हो सारी चीजें सही है, ठीक है ना, लेकिन वो सारे मोटिवेटेड स्पीकर जो होते हैं दे यूज दिस टर्म एंड दैट इज राइट, लेकिन जो चीजें एक्चुअली इंपॉर्टेंट है वो है प्रेजेंट में रहना, ठीक है ना। द मोमेंट यू स्टार्ट लिविंग इन प्रेजेंट, आपके बहुत सारे आप बहुत सारी चीजों के साथ देखोगे, आप जस्टिस कर सकते हो। प्रेजेंट में रहने का मतलब जानते हो क्या? अभी जीना मतलब जैसे आप पढ़ा रही हो अभी, यस, प्रेजेंट में रहने यानी जो कुछ हो रहा है उसमें रहो, राइट। जब आप जहां रहते हैं, आप खेल में रहते हैं, आपके लिए कोई खेल बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन आप खेलते हुए कहीं और रहते हैं तो खेल में फेल हो जाते हैं, राइट, ठीक है। आप किसी और मीटिंग में हो लेकिन तुम्हारा ध्यान किसी तीसरी जगह पे हो तो मीटिंग में फेल हो जाओगे, जो पॉइंट रखना चाहते हो वो नहीं रख पाओगे, राइट। स्टूडेंट, मैं तुम्ही लोगों को बता रही हूँ, जो मैं बताने जा रही हूँ वो है कि आपका प्रेजेंट के साथ कितना ज्यादा कमिटमेंट है, कितना ज्यादा प्रेजेंट में रह सकते हैं, ये क्या है। तभी तुम, यू कैन ओनली सक्सेस बाय दिस वे कि आप प्रेजेंट में रहते हो,
ठीक है ना। उसके बाद तुम कोई भी एक चीज उठा के देख लो कि तुम प्रेजेंट में हो और तुम वहां पे फेल हुए हो। जब तुम अभी में नहीं रह सकते ना तो तुम किसी भी चीज में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। चाहे अच्छा खेल रहा हो सचिन तेंदुलकर, लेकिन वो घर के बारे में सोच रहा हो तो वो क्या हो जाएगा, तुरंत आउट हो जाएगा। इवन इफ वो क्रिकेट में बहुत अच्छा है, हो जाएगा। तुम पढ़ाई में बहुत अच्छे हो लेकिन एग्जामिनेशन के दिन या एग्जाम देने के टाइम में तुम किसी और तीसरे चीज के बारे में सोचो तो एग्जाम का पेपर तुम्हारा खराब हो जाएगा, तुम्हारी तैयारी कितनी भी अच्छी थी। समझ में आ रहा है? तो क्लास में तुम्ही लोगों से बात कर रही हूँ। यू हैव टू लर्न टू बी इन प्रेजेंट, राइट? अभी कुछ समझ में आया? जब बाइक राइड कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो तो उसी समय होते हो ना, सड़क पे ही होते हो ना, अदरवाइज एक्सीडेंट होगा। तो सक्सेस होने का सबसे पहला मंत्र नहीं लग रहा आपको कि प्रेजेंट में होना? नहीं तो जो चीज आपको आता है, कंसिस्टेंसी, पेशेंस, मोटिवेशन, वो सब कुछ काम नहीं आएगा इफ यू आर नॉट इन प्रेजेंट, राइट? तो प्रेजेंट में रहना सीखो। मैंने इसीलिए लास्ट क्लास में ये पूछा था, क्योंकि यहाँ बेसिक प्रॉब्लम यही है कि लोग तुरंत चले जाते हैं कि या तो पहले या बाद में, भूल जाते हैं कि मैम है क्लास में, या भी पढ़ाई हो रहा है, या भी सर है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64। क्या हुआ? इधर खाली है, तीन चेयर खाली है इधर। 64 गर्ल्स, 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 74। मैं प्रेजेंट में रहती हूँ, कम से कम क्लास के अंदर तो जरूर प्रेजेंट में रहती हूँ। 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114। That's it, है ना?